हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि नया बैच हमने स्टार्ट किया है जिसका हमने पहला एक वीडियो डाल दिया। ये नेक्स्ट वीडियो है, दूसरा वीडियो है और इसमें ये वाले टॉपिकों को क्लियर करेंगे और इसके बाद में इससे अगले वाले टॉपिकों को चलाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ऊष्मागतिकी, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम ही ये है ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, यानी कि जीरो शून्यवां और प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का। तो पहले तो ये समझ में आनी चाहिए कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। ठीक है, आपको ऊष्मा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऊष्मा पढ़ाई और ताप पढ़ाया था। दो चीजें हमने आपको पढ़ाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, ऊष्मा और आपका ताप। तो देखिएगा अब थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मागतिकी होती है कि भैया ऊष्मा और ताप के अवधारणा को समझना या इनके आपस में संबंधों को स्टडी करना, है संबंधों को समझना ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। तो लिखोगे कैसे, कॉपी में लिखना कैसे है, ऊष्मागतिकी क्या है कैसे बताओगे। कोई आपसे पूछ ले ऊष्मागतिकी क्या है तो आप कह दोगे कि ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा को समझते हैं या ऊष्मा और ताप के रूपांतरण को या इनसे होने वाली घटना या इनके आपस में पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यानी कि ये हो गई आपकी परिभाषा। तो सिंपल सी एक परिभाषा और ज्यादा इजी रहेगी। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम ऊष्मा तथा ताप के पारस्परिक संबंधों और उनकी अन्योन्य क्रिया या उनके आपसी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा और ताप का ही अध्ययन करते हैं पूरी थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम इसमें क्या है लिख दिया मैंने भैया, ताप और ऊष्मा का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऊष्मागतिकी में बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ से ही आप पढ़ोगे। सबसे पहले ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, वेरी इंपोर्टेंट समझ लीजिए, इस परिभाषा को इंपोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये 2.5 नंबर में आ जाती है। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए। ऊष्मागतिकी निकाय क्या होती है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये क्या है ऐसा समझिए। अब नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये आपका एक क्या है, सिलेंडर है। क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ऐसे समझो। ठीक है, ये क्या है, आपका गैस सिलेंडर है। क्या है, गैस सिलेंडर। अब इस गैस सिलेंडर में क्या होता है, जैसे घरों में आप खाना बनता है, सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस होती है। जब उसको बंद कर देते हैं तो गैस बाहर नहीं निकलती है, नॉर्मली रहती है। हाँ, तो गैस उसके अंदर जो है वो एक निश्चित, इस वाली निश्चित बाउंड्री, यानी कि निश्चित एक क्या है, इसकी एक निश्चित सीमा है। निश्चित एक इसकी सीमा है, यानी कि ये इसकी एक बाउंड्री फिक्स हो गई, इसके बाहर गैस नहीं निकल रही है जब तक हम उसके रेगुलेटर को ऑन नहीं कर रहे। ये होता है। तो इसमें क्या हो, जब उसको और इसके बाहरी तापावरण का इस पर, यानी बाहरी वातावरण का इस पर सिलेंडर पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब जाड़ों का समय होता है और जब उसको खाना वाना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो गर्म पानी करके एक भगोने में उसमें सिलेंडर को रख देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस क्या होती है, जाड़ों में जम जाती है। तो क्या होता है कि उसमें थोड़ा बहुत, जब गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसमें ये मानते हैं कि उसमें कुछ रह जाती है। साइंटिफिक कारण यही है कि उसमें क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल से ठंडे हो जाते हैं तो तली में जम जाती है। क्योंकि गैस जब टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड में आ जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी बन जाएगी, नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्लो में चलने के लिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो गर्म पानी में रख देते हैं तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स गतिमान हो जाते हैं और वो आराम से फ्लो में चलते रहते हैं। खैर छोड़िए, इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं। तो यही एक सिस्टम बन रहा है ना, तो यही बोला जाएगा ऊष्मागतिकी, यानी कि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई द्रव्य भरा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, एक ऊष्मागतिकी निकाय बन गया जिस पर ताप दाब यानी बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता हो, या जिसको हम ताप दाब आयतन में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा नॉर्मली आप ऐसा लिख लीजिए, क्या है कि द्रव्य की निश्चित मात्रा जो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध हो, बंद पृष्ठ से कैसे हो, परिबद्ध हो, उसी को हम ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक
निकाय आपका ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा यदि हम उसकी अवस्था को ताप या उसकी अवस्था को दाब ताप आयतन में हम क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकें। यानी कि प्रत्येक चीज को हम यदि एक बंद परिसीमा के अंतर्गत है और उसकी अवस्था को हम दाब में ताप में आयतन में, तो उसका दाब कितना है, ताप कितना है, आयतन कितना है, उसमें हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी हमें निकाय समझ में आ गई, इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज है। अब आप ऐसा समझिए परिवेश क्या होता है। अब ऊष्मागति सिलेंडर के बाहरी जो भी क्षेत्र है, यानी बाहरी वातावरण है, वो सारा आपका क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा, यानी सराउंडिंग कहलाएगा। तो कोई भी, जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, अब मार्कर के अंदर का जो हिस्सा आपका एक ऊष्मागतिकी निकाय मान लीजिए, तो इसके मार्कर के बाहर का जितना भी हिस्सा है, पूरी पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड, सब कुछ, वो क्या है, वो इसके लिए परिवेश कहलाएगा। समझ पाए बात को। यानी कि निकाय को छोड़कर बाहरी शेष वातावरण को हम परिवेश कहते हैं। ठीक है, हर निकाय का अपना अलग परिवेश होगा कि मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मेरे मार्कर है, मार्कर के लिए मार्कर के अंदर वाला सिस्टम और बाहरी भाग सारा परिवेश। यदि मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, सिलेंडर के अंदर का भाग निकाय और बाहरी भाग क्या कहलाएगा, आपका परिवेश कहलाएगा। तो परिवेश समझ में आ गया आपको कि निकाय के बाहर का शेष भाग परिवेश कहलाता है। तो निकाय के चारों तरफ का शेष भाग परिवेश, निकाय के अतिरिक्त जो भी भाग है। ठीक है, निकाय के प्रकार होते हैं भाई, निकाय यानी कि सिस्टम, SYSTEM लिख लीजिएगा इंग्लिश। ठीक है, सिस्टम के क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी चीजों को सीखो। अब हमारे पास में जैसे कि हमने यही चीज आपको समझाई कि ये सिलेंडर है और सिलेंडर के बाहरी भाग इसका परिवेश कहलाएगा और इसके अंदर का भाग ये निकाय कहलाएगा। तो ये हमारा इसके बाहर का जो भाग है, ये इसके लिए क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। ठीक है, एक गुब्बारा समझ लो, गुब्बारा ऐसे बैलून समझ लो, ये बैलून है, ये इस तरह से, और इसमें आपने क्या कर दिया, हवा भर के इसको क्या कर दिया आपने, यहाँ पर बांध दिया। तो इसके अंदर इसमें जो वायु भरी हुई है, तो ये अपने आप में क्या है, इसके अंदर का भाग परिवेश कहलाएगा, अंदर का भाग और निकाय कहलाएगा, इसके बाहर का भाग क्या कहलाएगा, जितना भी गुब्बारे के बाहर का जो शेष वातावरण है वो सारा उसके लिए परिवेश कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा अब निकाय के प्रकार, खुला निकाय या विवर्त निकाय, यानी ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, खुला निकाय। खुला मतलब बता रहा हूं, सिंपल सा यही परिभाषा आपको नोट्स में मिलेगी। नोट्स में हर वीडियो के आपको दिया करूंगा, अब ऐसा एक साथ नोट्स भी दिया करूंगा और हर वीडियो के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा करूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास में 2 वीडियो, पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, दोनों के नोट्स में एक साथ आपको दे दूंगा। दोनों के या अलग अलग दे दूंगा, एक साथ दे दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें PDF बनाकर नीचे लगा दूंगा। उसके बाद में क्या हुआ करेगा, जैसे मान लीजिए तीसरी वीडियो बनाऊंगा तो तीसरी वीडियो के नोट्स में उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लगा दिया करूंगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, वीडियो में आप समझते रहेंगे, तो आपको सारा कुछ क्लियर होता रहेगा। ठीक है, देखिए अब समझते हैं निकाय के प्रकार, यानी सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। सिस्टम यानी ऊष्मागतिकी निकाय भी कई प्रकार का होता है। तो ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार समझते हैं। पहला जो प्रकार है, खुला निकाय। ठीक है, क्या है, खुला निकाय। अब खुला ऊष्मागतिकी निकाय, अब देखिए आप 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, एक है आपके पास द्रव्य और एक है आपके पास ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। अब खुला निकाय कौन सा होता है, खुले निकाय को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है, विवर्त। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में ओपन सिस्टम। वह निकाय जो, जैसे कि ये आपका निकाय हो गया अंदर का, और ये बाहर क्या हो गया, इसका परिवेश हो गया। समझ लो, गाड़ी तो चलाते हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक, उनके जो टायर होते हैं, टायर के अंदर क्या है, वायु। तो टायर के अंदर का भाग क्या कहलाएगा, निकाय, और उसके बाहर जितना भी सब कुछ है वो क्या है, इसके लिए उसके सापेक्ष परिवेश होगा। ठीक है,
अब ध्यान से समझो, यदि किसी निकाय में हम क्या कर सकते हैं, परिवेश के साथ ऊष्मा यानी परिवेश के साथ द्रव्य और ऊर्जा, ये समझ लीजिए द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा का आपस में ट्रांसफर हो सकती है दोनों के बीच में। तो हम उसको बोलेंगे क्या, ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय। खुला निकाय कैसा हो गया कि भैया निकाय एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान कर सके, उसको हम बोलेंगे क्या, खुला निकाय। यानी इसको क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। ठीक है, समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल भी समझ लो, जैसे कि आपके पास में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक खाली गिलास रखा हुआ है, गिलास में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब इस गिलास में पानी में क्या कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, इसको गर्म पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऊष्मा भी डाल सकते हैं और इससे ऊष्मा ले भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये खुला हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया खुला। अब एक और दूसरा निकाय समझो, बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम कौन सा होगा भाई, अब क्लोज ऐसा समझ लीजिए वह निकाय जो क्या करे, ऊर्जा का तो स्थानांतरण कर सके, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, केवल ऊर्जा का तो आदान प्रदान कर सके लेकिन द्रव्य का नहीं। क्या, द्रव्य का नहीं, यानी द्रव्य ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऊष्मा हो सकती है। जैसे हमने क्या किया, ऐसा समझ लो कुकर समझो, कुकर में हमने खाना बनाया, तो खाना बनाएंगे तो क्या होगा, बंद कुकर है, अभी ढक्कन लगा हुआ है इसका, और एकदम बेहतरीन सा ये कुकर ऐसे ढक्कन लगा दिया। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी मान लीजिए हमने इसके अंदर सब्जी बनाई कुछ भी, या दाल बनाई, ठीक है, अब इसके ढक्कन को हम ना खोल रहे, थोड़ी देर बाद ऐसे ही रखे रहने रहे हैं, तो क्या होगा, अब इसकी सीटी भी निकल गई, इसके अंदर इसका कुछ टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ ऊष्मा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी निकलती रहेगी, लेकिन दाल नहीं निकलेगी। दाल जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ से, ऊष्मा तो बाहरी वातावरण का संपर्क बना रही है, लेकिन दाल नहीं बना रही। दाल का जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक नहीं। या ऐसा समझ लो, और बहुत सारी चीज समझ लो, जैसे आपके पास में क्या है, एक कटोरा लिया, उसके अंदर आपने क्या करा, गर्म दूध रख दिया और ढक्कन लगा के बंद कर दिया। अब दूध तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन दूध गर्म रखोगे थोड़ी देर बाद देखोगे कि ठंडा हो जाएगा। यदि आप नॉर्मल कमरे में रखोगे तो वो ऊष्मा का तो आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन द्रव्य का नहीं कर रहा, अर्थात पानी यानी उसमें कोई चीज ना तो बाहर से जा रही है ना ही उसमें से आ रही है, लेकिन ठंडा हो गया या गर्म हो जाए, उस पर रख दिया हमने, आग पर रख दिया तो गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा। तो मतलब समझिए वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का तो आदान प्रदान करे लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान ना करे, उसे हम बोलते हैं क्या, बंद निकाय। ठीक है, विलगित निकाय क्या होता है, वो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करे और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान करे। जैसे कि हमारे गाड़ियों में लगे टायर हैं, टायर में क्या एकदम जब तक उसमें पंचर नहीं होगा तब तक उसकी हवा नहीं निकलेगी, और एकदम सही है तो सालों साल तक चलता रहता है बिना पंचर हुए। एकदम टायर में जितनी हवा होती है उतनी की उतनी रहती है हमेशा। तो मतलब क्या है, वो विलगित निकाय है। गैस में सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, जब तक उसका रेगुलेटर ऑन नहीं करेंगे, बंद है, बिल्कुल एकदम फिक्स रखा रहेगा। गैस में जितनी गैस है, यानी कि जितना सिलेंडर भरा हुआ है सालों साल तक रखे रखो। जैसे कि मान ली गोदाम में रखे रहते हैं, वो मान ली बिका नहीं है तो पूरा का पूरा भरा का भरा रहेगा। ठीक है, गुब्बारे में आपने हवा भरी, बिल्कुल टाइट बांध दो एकदम, तो क्या होगा, जितनी हवा है उतनी की उतनी रहेगी। तो मतलब इसमें क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ना तो बाहरी वातावरण से गैस ले रहे हैं ना ही ऊष्मा ले रहे, मतलब जो आपसे ऊष्मा ना ले और ना ही क्या करे, ना ऊर्जा ले और ना ही उसमें क्या करे, वो आपसी द्रव्य को आदान प्रदान ना करे, यानी कुछ भी ना कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड यानी विलगित निकाय। हालांकि विलगित का मतलब एकदम सॉलिड वाला विलगित होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस का पालन करना पड़ता है, वो चीज आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मली आप समझ गए ना। चलिए, अब ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं, कि भाई ऊष्मागतिकी चर यही है कि ऊष्मागतिकी में हम क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय को, कोई भी निकाय है, ऊष्मागतिकी निकाय को
कुछ पैरामीटर्स में व्यक्त करते हैं ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को। इसको अवस्था समझ लीजिए। अवस्था को हम क्या करते हैं, एक कुछ पैरामीटर्स में व्यक्त करते हैं ऊष्मागतिकी निकाय को, एक निश्चित वेरिएबल में हम या निश्चित चरों में उसको डिफाइन करते हैं। उन्हीं चरों को हम ऊष्मागतिकी चर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है, दाब है, ताप है, आयतन है या एंट्रोपी है, ठीक है। ये सारी चीज आप सीखोगे, आदि बहुत सारी चीजें हैं आगे। तो यही क्या है, ऊष्मागतिकी चर। तो हम क्या करते हैं कि यानी किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को कुछ पैरामीटर्स के आधार पर व्यक्त करते हैं। यानी किसी ऊष्मागतिकी की जो अवस्था है उसको हम कुछ पैरामीटर्स यानी कि कुछ प्राचल के आधार या प्राचलों के द्वारा हम किसी निकाय की अवस्था को व्यक्त करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना, मान लीजिए गैस है, उसका आयतन कितना है, उसका दाब कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका घनत्व कितना है, उसका एंट्रोपी कितनी है। तो ऐसे व्यक्त करेंगे। तो इन्हीं प्राचलों को बोलते हैं ऊष्मागतिकी चर, क्योंकि इनमें हम उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। या ऐसे बोल दीजिए किसी ऊष्मागतिकी निकाय को हम कुछ प्राचल या कुछ पैरामीटर्स में मापते हैं या कुछ पैरामीटर्स के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स को हम उन्हीं पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी चर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से आगे और समझते हैं। यहाँ पर एक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण ये क्या है? अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक निकाय को हम उसके प्राचलों में व्यक्त कर सकते हैं। तो वही चीज है कि कोई भौतिक निकाय है, या आप ये समझ लीजिए कि ऊष्मागतिकी निकाय है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस भौतिक या इस ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को दाब, ताप या आयतन या इसके जितने भी इसके प्राचल हैं या पैरामीटर्स हैं उनके बीच में जो संबंध बताने के लिए एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी या एक समीकरण लिखनी पड़ती है। उसी समीकरण को हम बोलते हैं अवस्था समीकरण। और ये कि हर निकाय के लिए अवस्था समीकरण अलग हो सकती है, ठीक है, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, उसकी मान अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर समान ही रहेगा। लेकिन अलग अलग तरीके की जो निकाय होते हैं अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास में बात की जाए, आदर्श गैस है, आदर्श गैस के लिए एक अलग अवस्था समीकरण होगी, जैसे कि PV बराबर nRT। ये क्या है, P आपका दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या, R आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसका भी मान कुछ होता है, इसका मान कितना होता है, और T क्या है, T आपका टेम्परेचर बोल दीजिए या आप बोल दीजिए परम ताप बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दाब हो गया और ये आपका आयतन हो गया। तो मतलब समझ गए, मतलब आप सारी चीजें आप यहाँ से सीख गए कि भैया ये क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी निकाय के दाब ताप आयतन में संबंध या किसी निकाय के दाब ताप आयतन में संबंध बताने वाली समीकरण को हम उस निकाय की अवस्था समीकरण कहते हैं। अब ये अलग अलग निकायों के लिए अलग अलग हो सकती है या अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक निकाय में अलग पदार्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी निकाय में आदर्श गैस भरी हुई है तो उसके लिए अलग, वास्तविक गैस है तो कुछ अलग, ठीक है। जैसे कि आपका वास्तविक गैसों के लिए आपका वैन डर वाल्स का समीकरण का यूज करते हैं। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, आदर्श गैस वास्तव में कोई गैस नहीं है, वो केवल एक व्यवहार यानी कि आपका ये समझिए मान लेते हैं ये काल्पनिक गैस है, आप वास्तविक गैस नहीं होती है, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि वास्तव में वास्तविक गैस कोई भी इस समीकरण का पालन करती ही नहीं है। ये चीज आगे चल के पढ़ोगे, आपका चिंता ना करो, इसके ऊपर बहुत बड़ी थ्योरी है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किसी निकाय की
निकाय के दाब ताप आयतन में संबंध बताने वाली समीकरण को हम अवस्था समीकरण कहते हैं, और आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होती है। ठीक है, इसके कई सारे मात्रक होते हैं। मात्रक भी देखिए इसके कई होते हैं, जैसे कि 8.314, इसको बोल रहे हैं आप जूल प्रति किलोग्राम, या देखिए जूल, पर यहाँ पे याद रखिएगा ऐसा समझ लीजिए जूल प्रति मोल केल्विन, ये क्या हो जाएगा, मोल आपका केल्विन हो जाएगा। यदि यहीं पर आपका 8.314 गुणा 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन ये हो जाएगा। अलग अलग तरीके से इसके मान लिखे जाते हैं, इसलिए इसके कई सारे मात्रक होते हैं, तो वैल्यू में कंफ्यूजन मत करना। यदि यहाँ पे जूल प्रति मोल केल्विन आ जाए तो आपको 8.314 लगाना है। 8.314 गुणा 10⁻³ लगाओगे तो नीचे किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम का मतलब 10⁻³ से 3 कट जाएगा। या आपका R बराबर 0.0821, ये क्या हो जाएगा, लीटर वायुमंडल, या लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन आपका ये मात्रा बन जाएगा, यानी कि लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन, ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग तरीके से ये अलग अलग होते हैं, तो घबराना नहीं है। कहीं पे ये बोले सर ने तो ये बताया, ऑप्शन में ये आ गया, या ऑप्शन में ये आ गया, सर ने तो ये बताया, ये अलग अलग तरीके से यहाँ से पता चलती है, अलग अलग तरीके से हम इसका आगे इसका और डिटेल्स में करेंगे। 8-10 मात्रक है, आर के 8 वैल्यू होती है, सबकी अलग अलग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, कल आपका कराएंगे शून्यवान नियम और उसके आगे की चीज़ें, यानी कि गैस द्वारा कृत कार्य, गैस की आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, जो कि डेफिनेटली अब की बार आएगा ही आएगा, 100% आएगा। शून्यवान नियम और प्रथम नियम में से एक नियम आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो कि हम कराएंगे अगली वीडियो में कल। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।